मैं अक्सर कहता हूँ कि जो कृषि है, खेती है, वो दर्शन का विषय है। अब जैसे मैंने अभी बोला दर्शन का विषय है, वैसे लोग इस वीडियो को नहीं देखते क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति खेती में दर्शन कैसे घुसेड़ रहा है। लेकिन मैं हकीकत बता दूं, खेती से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। दार्शनिक व्यक्ति जब तक दर्शन को नहीं जान लेता तब तक उसके जीवन में खुशियां, आनंद नहीं आ सकता। तो खेती दर्शन का विषय है, दर्शन शास्त्र का विषय, अर्थशास्त्र का नहीं है। और कहा गया है धन का मतलब अगर धन है तो जीवन में अनर्थ है। धन का मतलब अगर मैं लगाता हूँ कि धन है तो जीवन में अनर्थ है, और धन का मतलब अगर धर्म है तो जीवन में मंगल है। तो हमको तो जीवन में मंगल चाहिए। हर व्यक्ति धन भी कमाएगा, धन भी कमाता है तो किस लिए कमाता है? तो आज की तारीख में पहले लोग जो सनातन काल के लोग थे या आज के 100-200 साल पहले के हमारे पूर्वज थे, वो अपनी खुशियों के लिए कुछ करते थे। खेती अपनी खुशियों के लिए करते थे ताकि उनकी क्योंकि ज़रूरतें पूरी होती थीं। तो जब हम खेती अपनी खुशियों के लिए करते थे तो हम खुश थे। आज हम खेती करते हैं रुपयों के लिए, तो रुपए तो मिले नहीं और दुखी भी हो गए। तो मित्र, आज आपको मैं कृषि की समग्र बात बता रहा हूँ। क्या है कि खेती का एक नियम है, और कृषि विज्ञान का जो मुख्य शाखा है सस्य विज्ञान, जिसको एग्रोनॉमी कहते हैं, एग्रोनॉमी की परिभाषा है कि भूमि का एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन, दो चीज़ आ रही, देखिए, सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे किसान के एवं उसके परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। तो उस ज़माने में हम क्या करते थे, किसान को रोटी चाहिए तो रोटी के लिए वो ज्वार, बाजरा, जौ, चना, मटर ये बोता था। उसको दालें चाहिए तो अरहर, उर्द, मूंग बोता था। उसको तेल भी चाहिए तो तिल, अलसी, राई ये भी बोता था। हम ऐसे करते। मुझे कपड़े भी चाहिए तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में 1 बीघा 2 बीघा लोग कपास की भी खेती करते थे। उनको दूध चाहिए तो पशु भी पालते थे। मुद्दा ये था कि जब ये सारी चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ कि मेरी रोटी, मेरी दाल, मेरी सब्जी, मेरा दूध, मेरे फल, मेरी सब्जी, तो बस खेती अपने आप ऑटोमेटिकली सुधर जाती है। जैसे आज प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं, कोई किसान अगर इतना ही सोच ले कि हमको अपने खाने के लिए रोटी का इंतजाम, दाल का इंतजाम, तेल का इंतजाम, सब्जी का इंतजाम, फल का इंतजाम, दूध का इंतजाम ये स्वयं करना, तो मार्केट में कभी भी किसी भी वस्तु का दाम नीचे नहीं आएगा और जो मूल्य मिलना चाहिए वो मिलेगा। दूसरा, इस खेती में कोई घाटा भी नहीं होगा। दैवीय आपदाओं के प्रकोप से भी आप बच जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, खेती जब हम इन खुशियों के लिए करते थे, अपनी ज़रूरतों के लिए करते थे, तो खेती में ऑलमोस्ट चीज़ें सब दुरुस्त थी। लेकिन अभी क्या हुआ, खेती हम करने लगे कागज़ के नोट के लिए, तो मोनोकल्चरिंग आ गई। अब हम सोचते हैं हमको केवल धान बोना है या केवल गन्ना बोना है या केवल गेहूं बोना है, मोनोकल्चर करना है। एक सीजन में पूरे खेतों में केवल एक क्रॉप करेंगे। तो क्या होगा, आपने केवल गेहूं बोया। जैसे आज की तारीख में देश का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो बेशक 350 मिलियन टन के करीब है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है ना, करीब 250 मिलियन टन का हिस्सा,
300 मिलियन टन में 250 मिलियन टन का जो प्रोड्यूस है वो धान और गेहूं का है केवल। और गेहूं मेरे देश की क्रॉप नहीं, हकीकत तो यही है, गेहूं भारतवर्ष की क्रॉप नहीं है। और हम गेहूं का रकबा बढ़ा दिए, हम धान का क्षेत्रफल बढ़ा दिए। क्यों? इनमें कोई कीट बीमारी की ज़्यादा समस्या नहीं है, सॉलिड क्रॉप मानी जाती। तो हुआ क्या, हमने भूगर्भ जल का दोहन किया और धान गेहूं की पैदावारी करने के लिए हमको इनको चूँकि पोषक तत्वों की नीड ज़्यादा है, तो पोषक तत्वों के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर देना शुरू किया। बस यहाँ से बिगड़ा है पूरा कार्यक्रम। हमारे देश की धरती के नीचे का भूगर्भ जल जो नीचे चला गया, उसके पीछे धान और गेहूं की खेती है। हमारी सॉइल जो बिगड़ी, सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ, उसके कारण धान गेहूं की खेती है, जिसके बदौलत मैंने जिसको अधिक उत्पादन लेने के लिए मैंने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ज़्यादा किया। फिर ऐसे से धीरे धीरे चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलती गई, बिगड़ती गई, मेरा पूरा का पूरा सिनेरियो गड़बड़ा गया। अब मित्र मैं बताता हूँ, मैंने इस खेती के विषय को हर एंगल से अध्ययन किया। और जैसे आज कहते हैं ना, लोग कह देते हैं, नीतियाँ कह देती हैं कि किसान की आमदनी बढ़ानी है। बहुत सारे साइंटिस्ट भी कहते हैं इस क्रॉप को बोने से, ऐसा करने से, ये टेक्नोलॉजी फॉलो करने से किसान की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन हकीकत ये, मैंने किसान की आमदनी बढ़ते हुए नहीं, घटते हुए देख रहा हूँ। हर साल किसान की आमदनी घट रही है। क्यों? क्योंकि हमारी सॉइल में, हमारे क्लाइमेट में इतने कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं, इतने कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं कि अगर किसी फसल में कोई बीमारी लग जाती है तो बेशक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो साइंटिस्ट है, जो अधिकारी है, जब किसान उससे पूछता है कि साहब मेरी क्रॉप में ये इंसेक्ट लगा है, या हमारी इस क्रॉप में नेमेटोड्स लगा है, या मेरी क्रॉप में ये बीमारी लगी है, तो अंधेले में लठ चलता है। रियलिटी है ये। सारे के सारे लोग जो एग्रीकल्चर के डॉक्टर अंधेरे में लठ मारते, बोले M45 डाल दो, बाइवेस्टिन डाल दो, इंडोसल्फान डाल दो, ये वीडीसाइड डाल दो। और ये सब क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा, डायग्नोस उसको आता नहीं है। तो बस अगर वो कहेगा कि भाई साहब इसका हमें इलाज नहीं पता है, तो किसान कहेगा ये गधा है क्या? तो इसलिए हम गधे ना बने, इसलिए हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। किसान पूछता है, मैं दे देता हूँ, और किसान वो करता है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता। आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे किसान देखे, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। सेब की खेती करने वाले हिमाचल के, कश्मीर के, पंजाब के लोग आज सेब की खेती में 1 एकड़ में 2 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। नासिक में अंगूर की खेती करने वाले लोग भी 1.5 लाख से ऊपर का पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। गुजरात के बनासकांठा इलाके में अनार की खेती करने वाले लोग भी 1 लाख, 1.25 लाख रुपए का अनार में पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। भुसावल में केला, अब तो यूपी में भी केला होने लगा, केला का क्षेत्रफल बढ़ गया, केला करने वाले भी 1 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डाल देते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहाँ लीची के बागान हैं, वहाँ भी यही हाल है। और सब्जी का तो पूरा क्षेत्र देश में जहाँ भी कॉमर्शियल वेजिटेबल की खेती होती है, मिनिमम से मिनिमम 40,000 और अन्यथा ये 70,000 तक जाता है। अब जब हम इतना सारा केमिकल फसल के, फल के उत्पादन में डालेंगे तो हमको फ़ायदा कैसे होगा? तो मैं क्या कहता हूँ मित्र, मेरा जो अध्ययन है कि मैं जो देख रहा हूँ, मेरा भविष्य आगे जो है, आगे ऐसा है कि मैंने बोला खेती दर्शन का विषय है, खेती धर्म का विषय है, खेती आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का विषय है। लेकिन आज की जो खेती है, आधुनिक खेती, उससे क्या लगता है आपको कि आपके बच्चों को यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगी, शुद्ध पानी भी मिलेगा, शुद्ध भोजन भी मिलेगा? जैसे मेरी तो हर रोज़ 10, 15, 20 किसानों से बात होती है, जो उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, हिमाचल के, जम्मू के,
तो उनसे जब बात होती है तो मैं उनको यही सिखाता हूँ कि मित्र ये केमिकल बंद कर दो। तो जो मुझसे जुड़ गए वो तो केमिकल बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि मुझसे तो 20, 25, 30 हज़ार आदमी जुड़ा। इस देश में तो 14 करोड़ किसान हैं, और अगर ये सिलसिला जल्दी से जल्दी हम इस विषय को, नेचर के विषय को और एग्रीकल्चर के विषय को हम ठीक से नहीं समझे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी आने वाली संतानें यहाँ सुखपूर्वक जी पाएंगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि जी पाएंगी, क्योंकि आज के जो हालात हैं, आज के हालात ये हैं कि हम सारे लोग तो बीमार हो चुके हैं लगभग। आप किसी भी व्यक्ति को हंसते हुए नहीं देख सकते। हर व्यक्ति ऐसे ऐसे घूम रहा है 99 के चक्कर में, 99 से 100 पूरे हो नहीं रहे। मतलब 99 हो गए, लेकिन वो सोचता है 100 पूरा हो जाए, लेकिन 100 पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन घूम रहा है। मैं कहता हूँ कि ये प्रकृति रूपी माँ जैसे ही समृद्ध होती है, मेरा 100 क्या, मेरा 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा। पहले था ही, जब हम लालच वाली खेती नहीं करते थे, मैं धर्म वाली खेती करता था, मैं दर्शन वाली खेती करता था। यानी कि मैं प्रकृति की पूजा करता था, तालाबों को पूजता था, कुओं की पूजा करता था, वनस्पतियों की पूजा करता था, धरती माता की पूजा करता था। तो एक भाव था मेरे मन में कि धरती को खराब नहीं करना। और आज मैं लक्ष्मी यानी कागज के नोट की पूजा करने लगा। तो लक्ष्मी सब सर्वोपरि है। एनी हाउ मुझे लक्ष्मी चाहिए, फिर पार्वती बिगड़ती है तो बिगड़ जाए। तो 3 देवियां हैं ना, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी। मैं फिर बता दूं आपको, सरस्वती ज्ञान की देवी है। हमको प्रकृति का ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसका मतलब है सरस्वती आपके अंदर प्रवेश कर गई। और जब प्रकृति का ज्ञान हो गया तो दूसरी देवी है पार्वती। पार्वती है वनस्पतियों की देवी, यानी माँ। जितना भी धरती के ऊपर वनस्पति जगत है वो सब पार्वती है। अब जब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया और मैंने पार्वती की पूजा कर ली, यानी वनस्पतियों को, यानी बायोडाइवर्सिटी को संजो लिया, ठीक कर लिया, तो लक्ष्मी तो आपके पीछे पीछे घूमेगी। लेकिन मैंने क्या, न मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए, मुझे पार्वती भी नहीं चाहिए, सीधे सीधे मुझे लक्ष्मी मिल जाए। मैंने बोला धन का मतलब अगर धन है तो जीवन में अनर्थ है, और धन का मतलब अगर धर्म है तो जीवन में मंगल है। और धर्म का मतलब ही होता है कि मेरी दृष्टि, मेरी नज़र इतनी शार्प होनी चाहिए, इतनी बारीक होनी चाहिए कि मैं वर्तमान भी देख लूं और भविष्य का भी देख लूं कि अगर वर्तमान में मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरा आने वाला भविष्य गड़बड़ होगा ही होगा। तो जब मुझे पता है आने वाला भविष्य गड़बड़ होगा तो मुझे ये काम बंद कर देना चाहिए। तो मित्र, खेती का जो विषय है, मैं फिर बोलूँगा, अगर खेती का विषय किसान भी भूल गया, खेती का विषय अगर कृषि के स्नातक, परास्नातक, जॉब करने वाले साइंटिस्ट भी भूल गए, तो इस खेती को कौन संभालेगा? तो मुझे उम्मीद है मित्र कि आप इस बात को समझेंगे। और मैं निरंतर कहता हूँ, लालच तो दिमाग से, देखिए कहते हैं जब तक मैं स्वार्थ, लालच, कपट नहीं छोड़ता तो फिर मेरे जीवन में मंगल नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है। तो कृषि से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कृषि से बड़ा कोई दर्शन नहीं है, कृषि से बड़ी कोई पूजा नहीं है। अगर मैं धरती की पूजा कर लेता हूँ, धरती की पूजा का मतलब ये है कि वो धरती फर्टाइल बना देता हूँ। वनस्पतियों की पूजा का मतलब है कि धरती के ऊपर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का विहंगम स्वरूप पैदा कर देता हूँ। तो आप देख लेना, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं विनोद कुमार सचान कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे पास ये जादू है, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप लखपति बन जाएंगे, आपको खेती में ये चमत्कार होगा। चमत्कार कुछ भी नहीं है। चमत्कार प्राप्त करना हो तो ज्ञान और कर्म के माध्यम से ही चमत्कार मिल सकता है हमको। यानी प्रकृति का ज्ञान हो और प्रकृति के प्रति किए जाने वाले अपने कर्म,
प्रकृति को समृद्धशाली बनाने के लिए जब हम कर्म करते हैं तो मेरे पीछे पीछे समृद्धि चलती है। और जब हम प्रकृति को लूट करके समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान को बेच करके कहाँ जाएंगे आप? भगवान को लूट करके कहाँ जाएंगे आप? या कहें भगवान की माया को लूट करके कहाँ जाएंगे आप? आवाज़ तो हम यही कर रहे हैं, हमको तो इतना उत्पादन चाहिए चाहे कैसे भी हो, तो चाहे ज़मीन बंजर हो जाए, चाहे पेड़ कट जाए, चाहे तितली मर जाए, चाहे मधुमक्खी मर जाए। और इतना भी मैं कहता हूँ कि मुझे तो धन चाहिए चाहे मैं भी बीमार हो जाऊँ। तो मुझे उम्मीद है मित्र कि आप मेरी बात को समझेंगे। और आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत ही खराब समय आ रहा है। अगर आज की पीढ़ी नहीं चेती तो बहुत परेशानियाँ हैं। नमस्कार।